बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि जंग में दरियाए झेलम की तूफानी मौजों ने एक बार फिर तबाही फैला दी। सैलाबी पानी ने 100 से ज्यादा देहातों को डिबो दिया। दरियाए झेलम में पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया किनारे आबाद देहातों की डूबने की तादाद में भी इजाफे का खदशा। त्रीमू हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक खुशाब के करीब मुहाजिर लिंक कैनाल का पानी दरियाए झेलम में शामिल होने से पानी की सतह में इजाफा जारी है। रेला त्रीमू की तरफ जा रहा है। गेट बंद होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। पानी वापस आकर देहातों में दाखिल हो रहा है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर से नकवी से। मुबशिर, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? इंतजामिया की जानिब से कोई ऑफिसर यहाँ पर आया? अच्छा, बिल्कुल सिटी 41 ने जो सर्वे किया है, इस सर्वे के मुताबिक झंग इंतजामिया बिल्कुल बेखबर दिखाई दे रही है कि दरियाए झेलम के किनारे आबाद कितनी आबादियाँ इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक इस वक्त 200 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो इस वक्त दरियाए झेलम के पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पर रहने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्शन त्रीमू से बात हुई तो वो भी सूरत हाल से बेखबर दिखाई दिए और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शायद आबाद जोइया से बात हुई तो उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया। ताहम उनका कहना है कि सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद महकमा अमले की टीमों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि मुतलका इलाकों में जाएं और वहां पर कर सर्वे करें। ताहम इस वक्त 200 के करीब आबादियां मुआजियात ऐसे हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। मुतअद्दिद मुकामात पर घर भी गिरे हैं और पानी में वो घर जो है उनका मलबा डूब चुका है। किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर रहने वाले अफराद को, वो भी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर रहने वाले अफराद के लिए जानवरों का चारा हासिल करना है। उनका ये कहना है कि उनके जानवर जो है वो डूब रहे हैं और उनके लिए खासा जो है मुश्किल हो चुका है कि वो उन तक चारा पहुंचाएं। अभी भी आपको दिखा सकते हैं कि जानवर किस तरह इन तक चारा पहुंच रहा है। जानवरों का चारा दूर दराज से काट कर लाया जा रहा है और पानी से डूब कर ये लोग जो है वो इस चारे को अभी यहाँ पर जो है वो ला देंगे और इस तरह पानी से दूसरी जानब इसको ले जाएंगे ताकि जानवरों को जो है वो चारा खिलाया जा सके। यहाँ पर जो शहरी यहाँ पर मुकामी अफराद जो मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे किस किस्म की परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रहने वाले खासे परेशान हैं। अब जी आप बताएं कि जानवरों के लिए चारा नहीं मिल रहा, क्या परेशानी हो रही है? परेशान हाँ बड़े जी, चारे टूआ देख लो जी, बड़े औखे जा रहे हैं। गांव बड़े आ गए, घेरे सैलाब आ गए जी। बच्चियां का आटा नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, चक्की को नहीं, बड़े औखे हो गए हैं, तंग आ गए हैं। कोई ये हल होया जावे। बिल्कुल, यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि अब उनके लिए अपने जो राशन है वो भी ख़त्म हो रहा है और अभी इसी पानी से गुजर कर ये लोग जो है वो चारा लेकर दूसरे मुकाम पर जा रहे हैं और इस जगह पर भी पानी की गहराई जो है वो 7 से 8 फीट तक बताई जा रही है, जबकि झंग इंतजामिया दावा कर रही है कि सिर्फ 2 फीट तक पानी जमा है। हमारा कैमरा आपको दिखा सकता है कि इस वक्त भी यहाँ पर जो पानी है इसकी गहराई 5 और 6 फीट से ज़ायद है। मुकामी अफराद का ये कहना है कि इनका चारा बिल्कुल तबाह होकर रह चुका है, फसलें बुरी तरह तबाह होकर रह गई हैं। ठीक है, अभी आपको शुक्रिया, मजीद भी आपसे मालूमात लेते रहेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल फैसलाबाद में पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में मेंबरान से खिताब कर रहे हैं। हो गया, इंडिपेंडेंट पुलिस लगेगी, कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो कानूनी तौर पे, मैं दूसरे तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लम्हे पालेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि लम्हे पालेंगे तो उसका मतलब वो नहीं है जो आप करवाते थे कि मुखालफिन को थाने ले जाके चित्तर डलवाते थे। हम लम्हे पालेंगे का मतलब ये कह रहे हैं कि आप पे कानून की कार्रवाई होगी। आप जो हर नैब की पेशी पे फरमाशी तौर पर अपने किसी ना किसी बंदे को कह के अपनी गाड़ी पहले रखवा लेते हैं लाहौर में, फिर आप वहां पर 2-2, 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये वही एक बहुत बड़ा डॉन था ना जो एक पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट पे पूरी नून लीग जो है वो सरबकफन है और वो सोच रही कि कुछ भी हो इसको हमने खत्म करना। और अभी पता चला है, अगर मैं दुरुस्त हूं तो अभी मुझे किसी दोस्त ने बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट में इनके एक बड़े सुलझे हुए शख्स जिनकी मैं इस राब्ते से कदर करता हूं कि वो अच्छा बोलते हैं, मलिक अहमद खान, उन्होंने एक रिट की है कि हुकूमत ने आईजी साहब को गलत चेंज किया है और सीसीपीओ को गलत अपॉइंट किया है। जनाब, हुकूमत आपकी मर्जी से करेंगे। अब हुकूमत ने अगर पुलिस ऑफिसर्स या सरकारी मुलाजमीन भी नहीं अपनी जो मंशूर के मुताबिक लगाने जिसमें अवाम को रिलीफ मिले,
तो क्या फिर आप वोट लेके बैठे हुए हैं वजीर आला या वजीर आजम? ये हम आपसे पूछ के लगाएंगे मलिक साहब? कहने का मतलब यह है कि अगर लाहौर में कब्जा माफिया के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा था, एक बंदा जिसके प्लॉट पे कब्जा था, उसने बार बार पुलिस के एसएचओ से राब्ता किया, उसको कहा, डीएसपी से राब्ता किया कि मेरी जान को बचाया जाए, उसकी जान को नहीं बचाया गया, बल्कि वो कोई इतना अमीर आदमी भी नहीं था, मोटरसाइकिल पे था बेचारा। दो कब्जा माफिया के जो खोखर बरादरी से थे, उन्होंने उसे गन डाउन कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। 15 दिन से वो एट लार्ज थे। नया सीसीपीओ आया, उसने विद इन फ्यू आवर्स उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया। ये जो बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद की है या लाहौर की है या आम शहरी हैं, आप चाहते हैं कि ये खौफो हरास में रहें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके जो पाले हुए गुंडे हैं, आपका जो पाला हुआ कब्जा माफिया है, उसके थ्रू आप कब्जा कर लें। अब ये नहीं चलेगा। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आवाम की रिलीफ के लिए पुलिस को काम करने दें, और पुलिस के भी वो अफसरान जो इनके इमा पे काम करते रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन पुलिस ऑफिसर अफसरान से भी मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि एवरी डे इज नॉट अ हॉलीडे। बराए मेहरबानी अपना किबला आप भी दुरुस्त करें, कानून और आइन के तहत काम करें। जो आपका काम है, अपने इन जो आपके सियासी पुराने रिलेशनशिप हैं, इनकी बेस के ऊपर आप अपनी जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उससे रूगर्दानी ना करें। ये मैंडेट है सिटिंग गवर्नमेंट का, वो ये वोट लेके आई है, उसने ऐसे ऑफिसर तैनात करने हैं जो आवाम को रिलीफ दें, कब्जा माफिया को पकड़ें, झुकें मत, आपके दमादे आला के टेलीफोन के ऊपर लेट ना जाएं। आपको ना तो किसी बेकरी पे जाके थप्पड़ मारने देंगे अली इमरान साहब को। खैर, अब तो वो 5 मंजिला प्लाजे की 7वीं मंजिल बेचने के बाद लंदन में रूपोश बैठे हैं, लेकिन अब कोई दमादे आला नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ना तो अपने किसी रिश्तेदार को कहीं लगाया है, ना इनका रिश्तेदार किसी लाहौर की सड़कों पे दंदनाते हुए किसी को मार रहा है, और ना ही ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अवाम में खौफो हरास हो। उसके साथ साथ आज की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 38% अपने अखराजात कम किए हैं। हर साल अपने अखराजात कम कर रहे हैं। जो अखराजात पहले बढ़ रहे थे, उन अखराजात को साथ साथ कम किया जा रहा है। तो ये तो होगी पुलिस पे बात, जिसका पर्पज ये था कि जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, वो एक अच्छी पुलिसिंग ऑफर नहीं करेगी, तो फिर जो पिछली दहाइयों में सब कुछ चलता रहा है वही चलता रहेगा बदकिस्मती से, और लोगों को इंसाफ जो है वो कोई बहुत दूर की बात लगेगी। तो पहली बात तो ये जमा खातिर में रखें लोग कि अब वो नहीं चलेगा, अब अच्छे ऑफिसर काम करेंगे। अब हम आते हैं जी आज के मुद्दे के साथ जो दोस्तों ने शेयर किया। देखिए, किसी भी दुनिया में आज पूरी दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डियां और उसको उठाए बैठी हैं। एक तो सर्विस सेक्टर है। हर मुल्क जो है वो अपनी सर्विस, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो भले सिंगापुर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो फ्रांस है, वो माफ कीजिएगा वो जर्मनी है, उनके यहां जो सर्विस सेक्टर है वो 80% या उससे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और जो दूसरा पिलर उसके साथ आपकी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से उठाता है, वो वैल्यू एडेड जो आपका सेक्टर होता है वो उठाता है। क्योंकि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप वैल्यू एडेड के बगैर करते हैं, तो वो तो आप एक ऐसी लेबर का काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए, जहां पे वो वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर असल पैसा वो बनाएंगे। तो हमारे लिए जो आपका सेक्टर है, वैल्यू एडेड सेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल के बड़ा करीब है, और वो बहुत ही दिल से चाहते हैं कि हमारा ये सेक्टर उठे। क्यों? इसमें 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है, अक्सर हमें बताया जाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 4% थी, 5% थी। आम शहरी को समझ नहीं आती इसकी। अगर आप कर्जा लेके घर में तोड़-फोड़ बने हुए घर को दोबारा तोड़ें, बनाएं, तो एक्टिविटी तो शुरू होगी घर में कंस्ट्रक्शन की, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ होती अगर ये वैल्यू एडिशन को हम उठाते, सर्विस सेक्टर को उठाते, एक्सपोर्ट ड्रिवन आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी होती, ना कि इंपोर्ट ड्रिवन होती। जब आप कंजम्पशन ड्रिवन आपकी ग्रोथ होगी,
तो आप कर्जा लेके ग्रोथ तो दिखा रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है। इवेंचुअली वो कर्जे पे बैक कहां से करने हैं? तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत जो है वो लोग इस कमरे में बैठे हैं। हमें आपसे एंगेज करना है, हमें आपकी बात को सुनना है, हमें आपके साथ मिलके काम करना है। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं, मुशीर साहब हैं, वो भी, हमाद अजहर साहब भी, और मुझे अलमदार साहब बता रहे थे कि कुछ जो बिजली के रेट तय हुए उसमें जो आप लोगों की आवाज उस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरीके से बड़े यूनिट्स की पहुंची, बड़े ग्रुप्स की पहुंची। तो मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि जो आपकी आवाज है वो भी वहां पहुंचाई जाएगी, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की बात हो तो आपका जो मुद्दा है वो भी वहां हो। लेकिन एक बात जहन में रखिए, अगर आपके वालिद ने 50 साल के लिए कर्ज लिया जिसका सूद का फिक्स रेट या इंटरेस्ट का फिक्स रेट 20% रख दिया और साथ लिख दिया कि ये मेरा बेटा भी पे करेगा, तो हर साल आपके ऊपर तो कर्जा ज्यादा चढ़ना है, क्योंकि 20% शायद ही चांदी बिजनेस बनाते हैं। अगर आप 20% इंटरेस्ट पे होंगे तो आप तो बिजनेस कर बैठे। पिछली हुकूमतें यही करके गई हैं आपके साथ और हमारे साथ। बिजली की पैदावार के जो एग्रीमेंट हैं वो इस कदर महंगे हैं कि हुकूमत जितनी भी कोशिश कर रही है, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि बिजली बन बहुत महंगी रही है और बेच बहुत सस्ती रहे हैं। और अगर हम महंगी करते हैं तो इंडस्ट्री भी बैठ जाती है आपके सामने, आप इस बात के गवाह हैं। अगर आज हम इसकी 18 सेंट, 17 सेंट, 19 सेंट कर दें तो आप किधर से एक्सपोर्ट करेंगे? कौन लेगा आपसे ऑर्डर? कहां पे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, कहां पे आप जो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है वो खत्म हो गया। आपको दूसरे मुल्क जहां पे एनर्जी सस्ती है वो उठने ही नहीं देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुए 15 साल के गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लंबे भी हुए, उन एग्रीमेंट्स की वजह से आप और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें हाथ बांधकर समंदर में फेंका गया है। हम उन हाथों को कौमी तौर पे, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कौम को ऐसे एग्रीमेंट करके, जिससे मैं आप लोगों को सल्यूट करूंगा, बल्कि कि जो मौजूदा रेट हैं बिजली के, उनके ऊपर भी जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी पूरी दुनिया के साथ अभी भी पूरा आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपको सराहा जाना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट के पास एक किटी है, उस पूरी किटी में कितनी बिजली किस कीमत पे आ रही है और किस पे जानी है, उस तमाम चीजों को हमने देखना है। फिर इन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि अगर आप मुझे अपनी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बना दें और आप कहें मैं 2 साल के लिए बाहर हूं, 2 साल गिल साहब आप चलाएं, जिस बंदे की तनख्वाह हो 3000 मैं कर दूं उसकी 8000, जिस बंदे का अलाउंस हो 1 तनख्वाह मैं उसकी कर दूं 3, जिसके पास 800 सीसी गाड़ी हो मैं उसको कर दूं 1800 सीसी। तो जब आप वापस आएंगे तो वर्कर तो मेरे से ज्यादा खुश होंगे सारे के सारे, राइट ना? आपसे तो खुश नहीं होंगे, लेकिन फैक्ट्री बैठ जाएगी। जब फैक्ट्री बैठेगी तो क्या फिर वर्कर खुश होंगे? नहीं, क्योंकि उस टाइम वो बेरोजगार हो जाएंगे। यही काम इन हुकूमतों ने किया। शॉर्ट टर्म में तो लोगों को सब्सिडीज दी, महंगे दामों बिजली खरीदी, महंगे दामों गैस खरीदी और लोगों को देते गए। आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर का रेट जो है वो नीचे रखा। अब जब वो फैक्ट्री दिवालिया के करीब पहुंची, लोग अनएम्प्लॉय होने लगे हैं, लोगों की नौकरी जाने लगी है। जिस दूसरे वज़ीर आज़म की मामले खसूसी शहबाज गिल इजहार ख्याल कर रहे थे। ब्रेक में वापस जाना पड़ना है। जिस दिन उसे पता चला कि आपने करप्शन किया है, उठा के, वो भले मैं हूं या कोई और हूं, उठा के काबीना से बाहर मारेंगे। तो बुनियादी तौर पर आपकी आवाज भी पहुंचेगी। लेकिन आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने जिस तरीके से, आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, आपने जैसे कोविड के दिनों में अपने गरीब के साथ आप खड़े हुए हैं, इसका सिला आपको कोई हुकूमत नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते। इसका सिला इंशाल्लाह आपको अल्लाह की जात देगी। आपने गरीब परवरी की, आपने गरीब के सर पे हाथ रखा। आप देखेंगे कि जैसे पूरी दुनिया आज पूछती है, वो भले बिल गेट्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर को फोन करके पूछते हैं कि जी तुसी कीता की है, एक कोरोना किस तरह खत्म हो गया। इसका कोई साइंटिफिक जवाब है? सर नहीं है। इसका एक ही जवाब है, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम पे अल्लाह ने, और आप जैसे सारे दोस्त जिन्होंने साथ सदका जारिया किया, गरीब के सर पे हाथ रखा। मुझे पता है कि यहां वो लोग बैठे हुए हैं ज्यादा तादाद में
जिन्होंने अपने अपने यूनिट्स में 3-3 महीने की सैलरी दी और उसके साथ राशन भी दिया गरीबों को। ये वो दुआएं थी, ये वो एज अ कौम इकट्ठे होके, एकजुट होके हम सब ने अल्लाह के हुजूर माफी भी मांगी, गरीब के सर पे हाथ भी रखा, और अल्लाह ने किसी दुनिया के मुल्क को वैसे नहीं नवाजा जैसे हमारे मुल्क को नवाजा। एक और बात पे आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मुल्क थे सब में मस्जिदें बंद थी। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मुल्क थे सब में मस्जिदें बंद थी। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था जब ये प्रेशराइज किया गया प्राइम मिनिस्टर को कि मस्जिदें बंद करें। प्राइम मिनिस्टर ने वाशगाफ एक बात कही कि मुझे अपने लोगों का पता है, वो अल्लाह के घर में जाएंगे तो एहतियात करेंगे और अल्लाह भी रहमत करेगा। मैं अल्लाह का घर बंद नहीं कर सकता, ये मेरे पास पावर नहीं है कि मैं अल्लाह का घर बंद कर दूं जहां पे इबादत होनी है। तो शायद हम तो सोचते हैं शायद उसी के तफैल अल्लाह ने, आप देखें, या तो मुझे कोई मिसाल दे दें कि दुनिया में कहीं और वो हुआ हो जो हमने किया है एज अ कौम। हम जब कहता हूं तो मैं सिर्फ हुकूमत नहीं कहता, आप सब इकट्ठे हैं, हम एक मुट्ठी थे सारे के सारे। तो जैसे हमने कोरोना से लड़ा है, आप यकीन कीजिए कि ये जो नए आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट हुए हैं, ओवरऑल आपको नीचे आता नजर आएगा। जो जीआईडीसी की आपने बात की है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर 2 मीटिंग्स ले चुके हैं, उनको आपकी बड़ी फिक्र है। जब ये 48 किस्तों की डिमांड है बेसिकली जी, उनको आपकी बड़ी फिक्र है, आपकी ये डिमांड मैं लेके जाऊंगा। उनको आपकी फिक्र है, उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या बिजनेसमैन ये पे कर लेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं इसलिए ये बातें नहीं कर रहा कि मैं आपको एक हुकूमती नुमाइंदा हूं तो बता रहा हूं, वो जब मीटिंग करते हैं तो उनको अपने सारे जितने तबके होते और असल में उनका जो इंटरेस्ट है, वज़ीर-ए-आज़म की मामले से शहबाज गिल फैसलाबाद में पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में मेंबरान से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको ये बताया कि स्मोक के खदशात मंडलाने लगे। महकमे ज़राअत तौसीह की जानिब से धान की बाकियात को आग लगाने को जुर्म करार दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल स्मोक का ख़तरा मंडलाने लगा है, जिसकी वजह से महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर किसानों को तनबीह भी की जा रही है, शऊर भी फ्राहम किया जा रहा है, सेमिनार्स में पम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं कि वो जो चावल की पराली है उसको आग ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से जो धुआं बुलंद होता है तो उसकी वजह से स्मोक पैदा होने के खदशात हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह मौजूद है, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा, स्मोक के खदशात से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक जो है जी, हर साल तकरीबन माह अक्टूबर में जब हम पराली काटते हैं, अपना धान की फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उस वक्त टम्परेचर चूँकि फ़िज़ा में लो हो जाता है, जिसकी वजह से धुआं जो है या फैक्ट्रियों का धुआं हवा में मुअल्लक हो जाता है, और हर साल जो है हमारे जो है आवाम को स्मोक का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत पंजाब ने उस पर दफ़ा 144 के लिए होम डिपार्टमेंट को समरी मूव कर दी है, ताकि हम चूँकि कोविड में का भी ख़तरा है, तो हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए अभी से जो है वो कैंपेन जारी कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों को फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग्स के ज़रिए इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो है पराली को या धान के मुंडों को आग नहीं लगानी, बल्कि उनको राइस स्ट्रॉ चॉपर के साथ काट के ज़मीन में मिक्स करना है, ताकि ज़मीन में नामियाती मादा बढ़े। और दूसरा, पराली जो है उसको इकट्ठा करके रखना है, या उसको आग नहीं लगानी, या उसको वीट स्ट्रॉ चॉपर के ज़रिए आपने उसको भी अपना ज़मीन में मिक्स कर देना है। तो किसी तरह भी जो है खेत को आग नहीं लगानी। उससे नुकसान एक तो फ़ज़ाई आलूदगी का होता है, दूसरा जो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद गवर्नमेंट अल-अहमद अस्पताल मुश्किलात से दो चार हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है। आज़ादार हुसैन मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, अल-अहमद गवर्नमेंट अस्पताल मुश्किलात से दो चार है, और अमले की कमी के सबब यहाँ पे जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गायनाकोलॉजिस्ट, सर्जन, आर्थोपेडिक समेत मुख्तलिफ जो सीटें हैं वो यहाँ पे खाली हैं, और ऐसे में इंतज़ामिया की जानिब से महकमा सेहत इंतज़ामिया से 22 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो अमला मांगा गया है कि ताकि यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम की जा सके, और इसके साथ साथ जो रात की शिफ्ट यहाँ पे बंद है तो उसे भी जो है वो फ़ाइल बनाया जा सके।
کیونکہ یہاں پہ روزانہ تقریباً شعبہ بیرونی مریضہ میں 400 سے 500 مریض آ رہے ہیں علاج معالجے کے لیے. ایسے میں علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے, انہیں سے جانتے ہیں. جی سر, کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ دوائی لین واسطے آئے ہیں. یہ سانو قریب پیندا وا تے بہت اچھی سہولت ہے اتنے, ٹھیک ہے سارا نظام, لیکن ڈاکٹਰਾਂ ਦੀ کمی ਦੀ وجہ سے اتوں تھوڑا جہا مشکل پیش ہے. ڈاکٹروں کی کمی کے سبب کچھ جو ہے مشکلات ہیں, اور ایسے میں یہاں پہ جو مریض آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی کمی کے سبب جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. کاشتکار کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیز کیوں بنائی جاتی ہیں جن پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا. بابر منیر مزید بتائیں گے. بالکل جی, وزیر اعظم پاکستان کا ذریعہ ایمرجنسی پروگرام ایک دفعہ پھر لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ پھر سے جو سبسڈی فراہم کی جا رہی تھی اسے جو ہے وہ روک دیا گیا, اور ویریفیکیشن کا کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹا فراہم کیا گیا تھا کاشتکار بھائیوں کی جانب سے انہیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر ویریفیکیشن کے بعد وہ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے گی. کاشتکار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. محترم, کیا کہیں گے, 1.5 سال پہلے ہی جو ہے وہ حکومت لیٹ تھی جو سبسڈی دی جا رہی تھی, 2-4 لوگوں کو سبسڈی ملی, اب پھر سے سبسڈی دینا بند کر دیا, کیا مطالبہ کریں؟ بند کر دیا, ابھی نہیں دے رہے ہیں. ابھی میں دفتر میں آیا ہوں, چکر لگا رہا ہوں, لیکن نہیں, 2-3 دفعہ ابھی جو ہے وہ فلانا صاحب نہیں آئے, فلانا صاحب نہیں ہے, تو یہ اسی طرح چکر لگا رہے ہیں. اگر حکومت نے نہیں دینی ہے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کی؟ کیا مطالبہ کریں؟ مطالبہ یہی ہے کہ اگر دینا ہے تو ٹھیک ہے, نہ کھاد کے پیسے مل رہے ہیں نہ بی کے پیسے مل رہے ہیں. بی جب کو اس وقت جو 1800 کا من تھا, 2700 کا من انہوں نے ہمیں دیا ہے, تو سبسڈی بھی انہوں نے دینی تھی. وہ کارڈ میرے پاس ہے, میں کارڈ لے کر دفتر میں آیا ہوں تو کہتے ہیں کل آ جانا, پرسوں آ جانا. یہ انہوں نے حکومت کی روٹین ہے. وزیر اعظم سے کیا اپیل کریں, کیا ہم نے اس سے اپیل کرنی ہے؟ ٹھیک ہے بابر, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پلاسٹک اور شاپر کا کاروبار کرنے والے تاجر شاپر پر پابندی کے بعد پریشان دکھائی دے رہے ہیں. فضیل احمد مزید بتائیں گے. جی بالکل, پلاسٹک بیگ پر پابندی کے بعد جو کاروباری طبقہ ہے پلاسٹک بیگ کا جو اور شاپر کا کاروبار کرتے ہیں, تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کاروبار سے ہزاروں مزدور اور جو دکاندار ہیں وہ وابستہ ہیں, جس کے بعد یہ کاروبار اگر بند ہوتا ہے تو لاکھوں گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں. کاروبار کرنے والے جو شاپر کا تاجر ہیں وہ پریشان ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی بتائیے گا, کیا کہیں گے آپ اگر شاپر کا کاروبار بند ہو جاتا ہے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگر بند ہو جاتا ہے شاپر تو لاکھوں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے. 20 لاکھ لوگ جو ہیں اس روزگار سے وہ بستا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے متبادل کوئی اچھا یعنی کہ رستہ دے یا کوئی چیز دے ہمیں, اور دوسرے نمبر پہ اس کو فی الفور بند نہ کرے, کیونکہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بیچارے پریشان ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چھاپے ماریں گے, دکانیں سیل کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز. ڈی سی طاہر وٹو نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا بڑے پیمانے پر آپریشن کے احکامات جاری کیے. بیورو چیف جھنگ وسیم احمد سے بات کریں گے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے. کمشنر جھنگ طاہر وٹو کے ہدایت پر ضلع بھر کے اندر گراں فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور گزشتہ 9 روز کے اندر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے ضلع بھر کے اندر 6000 سے زائد دکانوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں, جن میں سے 46 کے قریب جو دکاندار تھے وہ گراں فروشی میں ملوث پائے گئے ہیں, جن پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. گزشتہ 6 روز کے دوران آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے جرمانے کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ شہر کے اندر جہاں بھی گراں فروشی ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوز جو بھی ہیں ان کو بھی پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ڈپٹی کمشنر نے تمام مجسٹریٹس کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ. وسیم, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ. جھنگ میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاشتکاروں کو گنے کے بقایا جات کی عدم ادائیگی کے بارے میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. اویس خان اپڈیٹ کریں گے. میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے گنے کی رقوم کی ادائیگی نہ ہونے کی بنا پہ آج ضلع کونسل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اس موقع پر کاشتکاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ملز مالکان کے خلاف درخواستیں بھی جمع کروائی گئی ہیں, جن کی جانب سے تاحال ادائیگی ممکن نہیں ہو پا رہی. اس حوالے سے میرے ساتھ کسان رہنما اور سابق چیئرمین اشرف جرکی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, کیا سمجھتے ہیں اس کھلی کچہری کا کتنا فائدہ ہوگا, ملز مالکان کی جانب سے کیسے استحصال کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کھلی کچہری کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, اور یہ حکومت وقت کا احسن قدم ہے کہ کسانوں کی کوئی تو سننے آ گیا ہے.
तो इस्तेसाल वाली बात जो है वो तो पिछली हुकूमतों ने इस हुकूमत की सतह पे बहुत ज़्यादा किया था, जिनकी मिलें अपनी थी 100 मन कटौती और 145 में अदायगी होती रही। इन 2 सालों में ये जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो किसान की कटौती नहीं हुई और रेट जो हैं उसमें कटौती नहीं की गई। ठीक है, आपने इस हवाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इश्क न पुछे जात न वेखे तख्त न वेखे ताज, ओ इश्का ज्यों जोगिया सानू मार दिता ही था, असी माही माही कूक दे तेरा उच्चा कर गए नाम। तांदेवाला के 27 साला नौजवान शहजाद अहमद ने अमेरिका की 55 साला खातून से मोहब्बत की शादी कर ली। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती अचानक प्यार में बदल गई। नौजवान की मोहब्बत खातून को अमेरिका से तांदेवाला के चक 454 गाफबे तक खींच लाई। एलिजाबेथ मेरिट्स नामी 55 साला खातून ने पहले इस्लाम कबूल किया, नाम मरियम रखा और निकाह करके मरियम शहजाद बन गई। 28 साला शहजाद अहमद खान ने भी मोहब्बत में खुद से 27 साल बड़ी खातून को खुशी खुशी जीवन साथी बना लिया। अमेरिकी नेशनल ग्रीन कार्ड होल्डर खातून और शहजाद की शादी पर अहले खाना की खुशी भी दीदनी है। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज। जी बिल्कुल, फेसबुक की दोस्ती रंग ले आई है। एक अमेरिकन नेशनल खातून पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई है और यहां पर जो है वो पाकिस्तान में फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में पहुंच गई है और इसी हवाले से उन्होंने इस्लाम कबूल करके एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के के साथ शादी रचा ली है। मेरे साथ वो खुशकिस्मत जोड़ा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पहले तो आपको जो है वो शादी की मुबारकबाद देते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है और किस जगह के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे आप अपनी शादी के बारे में? मेरा नाम शहजाद अहमद खान है और 454 गाफबे तहसील तांदलेवाला ज़िला फैसलाबाद में मैंने शादी की है। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फेसबुक में हमारा 1 साल से ये बात चल रही थी कि अभी इसने इधर आई है हमारे पास फैसलाबाद में और मैं इसके साथ शादी की। बहुत हम खुश हैं। जी बिल्कुल, जो है वो बड़े खुश हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इसी हवाले से अमेरिकन नेशनल लेडी से भी बात करते हैं। व्हाट इज योर पर्पस टू विजिट पाकिस्तान? Coming to USA, American Shahzad. Saved Islam, contract married one Shahzad. What is your old name and what is your new Islamic name? Mariam Shahzad. Our old name is Elizabeth Mendez. How is your experience in Pakistan visit? The experience is very nice for me. You got married with Shahzad. Yes. What you say about your marriage? I'm married, I'm very happy. American Shahzad. Now where's my husband? जी मेरे साथ इस वक्त जो है वो इनके लॉयर भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर इनकी शादी करवाई है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 साल कबल इनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई और उस दोस्ती की बिना पर जो मिसेस मरियम हैं ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आईं और इन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया मेरी मौजूदगी में और मुफ्ती सजाद साहब उनकी मौजूदगी में, और उसके बाद मरियम शहजाद ने मिस्टर शहजाद अहमद के साथ शादी की, निकाह पढ़ाया। आज हमने इनकी 22A 22B CRPC के तहत पिटिशन फाइल की ताकि इनको कोई बंदा तंग व परेशान ना करे या किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से इन्हें कोई परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तानी नौजवान ने जो है वो एक अमेरिकन नेशनल खातून से जो है वो शादी रचा ली है। इसी हवाले से ये जोड़ा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, शहजाद भी और जो इस्लामिक नेम जिनका मरियम शहजाद है, ये बहुत जो है वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर जो है वो इनके तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर लिए गए। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फर्स्ट एड के आलमी दिन के हवाले से चनियोट में भी तकरीबात जारी हैं। रेस्क्यू 1122 चनियोट के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक रेस्क्यू ऑफिस से कलमा चौक तक निकाली गई। ब्यूरो चीफ चनियोट राना आसर नूर मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 चनियोट के ज़रिए एहतमाम फर्स्ट एड के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया और आज जो है एक आगाही वॉक हुई। ये आगाही वॉक जो है रेस्क्यू ऑफिस शुरू हुई और ख़त्म हुई एक कलमा चौक तक जाकर, और इस वॉक में जो है रेस्क्यू 1122 चनियोट के जो एहलकार मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान जो कि सेफ्टी से बात करेंगे। उस्मान साहब बताइएगा कि जो आज वॉक आपने की इसका मकसद क्या है और इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट हो रहा है जिसमें दुनिया भर में लोग पूरा फर्स्ट एड वीक मना रहे हैं। हमारे भी हेडक्वार्टर की तरफ से हमें डायरेक्शन दी गई थी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड
ویک سیلیبریٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے بھی ادھر چنیوٹ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اندر واک کا انعقاد کیا ہے, جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے شعور حاصل ہو کہ فرسٹ ایڈ کی کیا اہمیت ہے. اس سے بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں, کیونکہ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ سے پہلے جو پری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور جو فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اس سے ہم بہت زیادہ جانیں بچا سکتے ہیں. بہت ساری اسپائنل انجری اگر ہم پراپرلی اس کو شفٹ کرتے ہیں, اسپائنل انجری سے بچ سکتے ہیں. بلیڈنگ کنٹرول ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کا خون ضیاع. تو لوگوں کو اسی چیز کے واک کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ ہو, تاکہ لوگ ٹریننگ کے لیے آئیں ہمارے پاس. ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. آپ ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو ایسے کہ جو یہاں پر آئے ہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ جی, یہ جو میرے ساتھ لوگ ہمارے والنٹیئرس کھڑے ہیں یہ سارے ہمارے ٹرینڈ ہیں. ہمارے ریسکیور کو ہم ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اتنا شعور ہو. اگر ان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو تو ریسکیو 1122 سے پہنچنے سے پہلے یا کہیں پہ روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ خود اس ایمرجنسی سے نبرد آزما ہو سکے اور اس قیمتی جان کو بچا سکیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا فرسٹ ایڈ تھا کہ یہاں پر جو ہے ریسکیو کے اہلکار تک یہ ضروری ہے کہ فرسٹ ایڈ لے جاؤں گا, کہ اس لیے لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فرسٹ ایڈ ضرور لیں گے. آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا.